आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुजरात में चुनावी समर में अब तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं और अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर एक संभव बयान दिया जा रहा है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कैंडिडेट का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद मुद्दों से इतर जो पूरा का पूरा चुनाव है वो सांप्रदायिक होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी चंदन ठाकुर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मुसलमानों को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। इस पर करेंगे बड़ी बहस। मेरे साथ तमाम खास मेहमान, तमाम बड़े मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या कहा और उस पर कैसे अब जमकर सियासत हो रही है। આપણે એમને નવું કરવા માટે એમને મત આપ્યા, મત આપીને આપણને છેતરી ગયા અને છેતરી ગયા પછી છેતર્યા તો આપણને એકને છેતર્યા હોત તો બરાબર, પણ આજે આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। એનું એક જ ઉદાહરણ આપું, એનઆરસીના મુદ્દા પર મારી સોનિયા ગાંધી, મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા, એક પણ પક્ષે મુસ્લિમ સમાજની દલીલ ના કરી, મુસ્લિમ સમાજની તરફદારી ના કરી। આ એક જ પાર્ટી એવી છે કે જે તમને અનુસરે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને તમારું આખા દેશમાં રક્ષણ પૂરું પાડે છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તમને કેટલીક જગ્યાએ ડિસ્ટર્બ કરવાનું કામ કર્યું। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 3 તલાકના નામે મુદ્દો ચલાવી અને 3 તલાકના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં મોહર મરાઈ અને એ કાયદા નાબૂદ કરવાનું કામ કર્યું। આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસની સરકારમાં તમને હજ જવા માટે કમિટીના પૈસા મળતા હતા, હજ જવા માટે તમને સબસિડી મળતી હતી। હજની સબસિડી આ લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કુપટ નીતિના કારણે તમારી હજની સબસિડી પણ રદ કરી। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिद्धपुर से चंदन जी ठाकुर कहते हैं कि केवल मुस्लिम समाज ही देश को बचा सकता है, केवल मुस्लिम समाज ही कांग्रेस को बचा सकता है और जो उनका 3 तलाक का अधिकार था उसे भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म किया था ताकि महिला सशक्तिकरण के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो, परंतु इस कदम को भी, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सांप्रदायिक और वोट बैंक का रंग दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हज सब्सिडी छीन ली। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। वैसे तो अपने आप को जनेऊधारी पार्टी कहती है, जनेऊधारी हिंदू पार्टी कहती है, परंतु वो चुनावी हिंदू है, सीजनल हिंदू है। तो आपने सुना किस तरीके से गुजरात की राजनीति में अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद क्या 10% गुजरात में जो मुसलमान हैं उन्हें खोने का डर कांग्रेस को सता रहा है और इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी का ये बयान सामने आया है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं मेरे साथ खास मेहमान हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ भाजपा से पक्ष रखने के लिए भावनाबेन दवे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रगति अहीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हैं और दानिश कुरैशी हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रगति जी, आप ही से मैं शुरुआत करने जा रही हूं और शुरुआत इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि जब चर्चा मुद्दों को लेकर होनी चाहिए, जब चर्चा गुजरात को लेकर होनी चाहिए, ऐसा बयान क्यों दे दिया आपके प्रत्याशी ने? इसके क्या मायने निकाले जाए? प्रीति जी, जब चुनाव होता है तो सारे मुद्दों की चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी को आदत है कि किसी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया जाए। ये पूरी अब अगर आप पूरी स्पीच सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए हैं वो वायदे की भी बात हुई है, बीच में ये बात भी की है और पूरा अपना भाषण देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पूरा भाषण क्या है। पर भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, उसका दिया गया बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसे दे देना
देना है, कैसे उसकी छवि को खराब करना है, बस यही करती है। पर कांग्रेस पार्टी बिन सांप्रदायिकता में मानती है, इसलिए हर एक जाति धर्म के लोगों को उच्च नीच का भेदभाव भी नहीं रखते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी, वे आप देख रहे होंगे कि 75 डेज से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि हर एक धर्म के लोग साथ में जुड़ सके, हर एक ज्ञाति के लोग जुड़ सके और उच्च नीच का किसी के साथ भेदभाव रखे बगैर अपना जो कांग्रेस पार्टी की जो मेन विचारधारा है कि बिन सांप्रदायिकता, एकता में मतलब विविधता में एकता जो बोला जाता है, उसको दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे आती है। सबको जोड़ने की बात करेंगे तो सब धर्मों की बात करेंगे ना, कि सिर्फ मुसलमान ही इस देश को बचा सकता है और मुसलमान को सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। ये तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर आप सबकी बात कर रहे हैं। ये तो आप एक पक्ष और एक समुदाय की बात कर रहे हैं। प्रीति जी, मैं बिल्कुल भी ये बात को नहीं मानती हूँ मैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी कभी कोई एक ज्ञाति और एक जाति को लेकर बात करेगी, क्योंकि हमारी विचारधारा वो है ही नहीं। हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और हम कभी ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ते जहाँ पे हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन लड़ा जाए। मैं आपसे ये मैं सबको पूछना चाह रही हूँ कि जब देश के राष्ट्रपति जब मुस्लिम होते हैं तो देश खतरे में नहीं होता है, जब यूपी के डीजीपी मुस्लिम होते हैं तो देश खतरे में नहीं होता है, जब सुप्रीम कोर्ट के मेन जज होते हैं वो मुस्लिम होते हैं तो देश खतरे में नहीं होता है। जब इलेक्शन आता है तब विरोधी पार्टियों द्वारा हमेशा बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी छोटा सा भी कोई इंसिडेंट बनेगा तो उसको बड़ा बनाया जाएगा। बयान याद नहीं आ रहा है, आप ही के नेता ने शुरुआत करी है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM का डर है क्या, जो अब आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करने लगे। मैं आपके पास आऊं उससे पहले भावना जी, आरोप सीधे आप पर लग रहे हैं कि आप माहौल को बिगाड़ रही हैं, पूरा बयान सुना नहीं जाता और एक छोटी छोटी लाइनों को उठाकर आप सिर्फ कोट करते हैं ताकि आप पूरे चुनाव में ध्रुवीकरण कर सकें। देखो, अपने बचाव के लिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर ऐसा बोलेंगे, पर मैं आपको एक बार बताती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी को मौत का सौदागर किसने कहा? क्या ये ठीक है? और कांग्रेस के ही जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश की संपदा पर सबसे पहले मुस्लिमों का, लघुमतियों का अधिकार है। तो अगर वो बिन सांप्रदायिक है तो ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? ऐसा ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आज तक उन्होंने जो कुछ किया है वो सब लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह भी ये कहते हैं और आप जानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने अभी जो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या भारत जोड़ो की यात्रा है या भारत तोड़ो की? मुझे ये सवाल होता है, क्योंकि हम गुजरात में अब आ रहे हैं और गुजरात में हमारे सरदार सरोवर की जो योजना है, इस योजना को विरोध करने वाले और हमारे पूरे गुजरात को प्यासे रखने के लिए कच्छ, बनासकांठा, सभी जगह आदिवासी क्षेत्र, उन्होंने मेगा पाटकर के साथ जो हाथ मिलाया है वो बता ही देता है कि गुजरात की जनता का अपमान है। तो इस तरह से तुष्टीकरण की बात करें, अपने दिमाग में जो आए वो बोले, और ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण करके आज तक उन्होंने शासन किया है, पर अब चलने वाला नहीं है। माननीय वीर सावरकर जी का अपमान किया। आप जानते हैं कि वीर सावरकर जी हमारे देश के सबसे बड़े आजादी के लड़वैये थे, और फिर भी उनको इस तरह से महाराष्ट्र में जाकर ये बोलना ठीक नहीं है। आपने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रपति हो तो खतरा नहीं होता। बिल्कुल, हमें मुस्लिम राष्ट्रपति से कोई खतरा नहीं था। हमारे अब्दुल कलाम जी, उनको रखने वाले हम ही थे। आज आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला जिनको हमने राष्ट्रपति बनाया है, उनकी कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। तो क्या ये सांप्रदायिक राजनीति है? वीर सांप्रदायिक है या सांप्रदायिक? आप ही बताइए कि कांग्रेस तो विपक्ष कर देता है भावना बहन जी, और इसी वजह से शायद आप इतने कॉन्फिडेंस में भी फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन दानिश जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, आप हर मंच से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस को शायद इसी बात का डर सता रहा है। सवाल ये है कि गुजरात में गुजरात के मसलों पर बात करिए ना, बांटने की क्या जरूरत है? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये आरोप है
कि AIMIM जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। दरअसल देखा जाए तो इस प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित और विक्टिम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि SC और SC इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में उनके पास उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक आरक्षण है। बाकी बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि अगर वो आरक्षण उनके पास ना होता, आज तक मुझे बता दीजिए, जिस दिन से गुजरात प्रदेश का एग्जीक्यूशन हुआ है महाराष्ट्र से अलग होकर, आप मुझे बता दीजिए कि आरक्षित सीटों के अलावा एक SC कैंडिडेट, आप विधायक बता दीजिए किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, एक ST कैंडिडेट बता दीजिए जो रिजर्व सीटों के अलावा एक हो। तो दिक्कत यह है कि ये उनकी संवैधानिक मजबूरी है कि आरक्षित सीटों पर उनको भी कैंडिडेट देना पड़ता है, इनको भी कैंडिडेट देना पड़ता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भाई 182 असेंबलीज के अंदर में एक भी विश्वासु उनको मुसलमान नहीं मिला जिसको कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतार सकती। मतलब सबसे पहला आपका अविश्वास ही यही है जो आप बातें करते हैं, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो देखिए प्रदेश के अंदर में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो अकेले उसकी कामयाबी नहीं है, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है उसमें। क्योंकि हम पिछले 26 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो सेशन में तो कोई जिस तरीके की सरकार की नीतियों की मुखालिफत होनी चाहिए, बजाय उसके वो करते ये हैं कि सेशन में से सस्पेंड होके वेल में आके जोकरों की तरह अपने गले में प्ले कार्ड लटका के मीडिया के सामने आ जाते हैं। वो 5 मिनट का फोटो सेशन खत्म करके आवाम को ये बताना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमें बहुत हिकारत से देखती है, हमें वो बात करने नहीं देती। और अगले मिनट में आप देखिएगा तो आप गुजरात विधानसभा के कैंटीन में जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट, सुनिए 10 सेकंड, बीजेपी के कैबिनेट मंत्रालय के साथ में भोजन ले रहे होते हैं। आपने जो शुरुआत की, आपने शुरुआत में ये बोल दिया कि इस देश का जो मुस्लिम है, गुजरात का जो मुस्लिम है वो बहुत शोषित है, वो बहुत पीड़ित है। एक भी ऐसी योजना मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी की या बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं जिनमें ये देखकर योजनाओं का लाभ दिया गया हो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। एक भी योजना का नाम गिनाइए। मैं बताता हूँ वो सारी योजनाएं। देखिए सबसे पहले जिस मुल्क में जमहूरी निजाम नाफिज हो उसमें आप योजनाएं धर्म आधारित नहीं बना सकते, ये आपको समझ लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसी की भी सरकार हो वो धर्म आधारित योजना नहीं बना सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी अगर मुसलमान है तो नहीं दी जाएगी, या और किसी को? फिर आपने कैसे तय कर लिया कि देश का मुसलमान या फिर गुजरात का मुसलमान शोषित है और पीड़ित है? आप उदाहरण दीजिए मुझे। मैं बताऊं आपको। आप बताइए सरकारी मुलाजिमत में कितने है, अवाम में परसेंटेज आप देखिए तो करीब 10% से ज्यादा है, और सरकारी मुलाजिमत में देख लिए पूरा 1% भी नहीं है। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है, तो आप सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, अगर 182 में भारतीय जनता पार्टी को, शासन वर्ग को एक कैंडिडेट नहीं मिलता तो कहां से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? ये पॉइंट आपका निकल कर आया कि इक्वालिटी नहीं है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगी। लेकिन इससे पहले प्रगति जी, सवाल AIMIM भी आप पर दाग रही है कि आप तो सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, और जब AIMIM आई है, लोगों की बात कर रही है, रहनुमा बन रही है, तो आपको अब दिक्कत हो रही है और आपको डर लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रीति जी पहले तो प्राची जी, एक्चुअली पहले तो हमारे कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त गुजरात हो जाएगा। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को अभी देख लो, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। हमारे ऊपर आरोप लगाना आसान है, जो 127 सीट पे भारतीय जनता पार्टी थी ना, वो 99 पे आ गई थी। वो कांग्रेस पार्टी ने जाके लोगों के बीच में जाके काम किया है। अभी आप देखो, साल हो गए, अभी आज देखिए, आज का मुद्दा मेन ये है कि मोरबी में जो दुर्घटना हुई है, वहाँ पे जो निर्दोष लोगों की जाने गई है, उसके आरोपी को पकड़ने की बजाय कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं उसको बड़ा मुद्दा बना दो, हिंदू मुसलमान कर दो, पर जो वहाँ पे 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है उसको अनदेखा कर दीजिए। हमारी पार्टी हमें ये सिखाती है कि सबको साथ में लेके चलो, इसीलिए हमने हमारा मैनिफेस्टो भी ये रखा है कि जो लोगों को हमेशा काम लगे। हमने गैस की बोतल जो 1100 रुपया में ये भारतीय जनता पार्टी अभी दे रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम 500 रुपया में आपको गैस के ये बोतल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम बेरोजगारी मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। जब कांग्रेस ऐसी बातें करती है, जब गुजरात की बात करेगी, विकास की बात करेगी, चर्चा उस पर होगी। लेकिन आपके कांग्रेस प्रत्याशी को जरूरत क्या पड़ गई है कहने की कि इस देश में मुसलमान इस देश को बचा सकता है और मुसलमान को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस है?
ये जरूरत क्यों पड़ गई? एनआरसी का जिक्र आपने कर दिया, 3 तलाक का जिक्र आपने कर दिया। आप मुद्दों पर रहिए ना, करिए बात आप गुजरात की जनता की। आप बात करिए मोरबी की, किसने रोका है आपको? उस पर हम चर्चा कर लेंगे। हम मुद्दों पर बात करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब ABC टीम उसको लानी पड़ रही है गुजरात में। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करवाया है ना, तो उसको चंदन ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? नहीं, चंदन ठाकुर जी गुजरात के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मजबूत नेता है। मैंने पहले भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेताओं का बयान को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जाता है। क्या आप मुझे पूरा बयान सुनना, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी, लोगों के लिए क्या क्या करेगी, मैडम इसमें तोड़ना मरोड़ना क्या है? क्या उन्होंने ये जैसे नहीं राहुल कहा जी- कि जैसे इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुसलमान, और मुसलमानों को बचाने वाली पार्टी है कांग्रेस। इसमें क्या तोड़ा और मरोड़ा? जब ये देश आजाद हुआ ना, तो मुसलमानों ने भी अपना लहू बहाया है, हिंदू ने भी अपना लहू बहाया है। सिर्फ किसी एक की वजह से ये देश आजाद नहीं हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी और किसी और को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है, पर वो भूल जाते हैं कि ये देश की आजादी कितने सारे धर्म के अलग अलग लोगों ने अपना खून बहाया है, तब हुई है। समझ नहीं पा रहे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता में मानते हैं। इस देश को आजाद कराने में शहादत एक हिंदुस्तानी की थी, एक भारतीय की थी। इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आप कर रही हैं। सवाल मेरा इस बात को लेकर है, आप मुद्दों की बात करिए ना। आप जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए, जैसे मोदी जी ने प्रचार प्रसार शुरू किया, मुद्दा ही बदल कर रख दिया। हमने कोई मुद्दा बदल के नहीं रखा है। मोदी जी खुद डर गए हैं, तो वो भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है। वो सिर्फ गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के यहाँ पे प्रचार पे लग गए हैं, क्योंकि उसको पता है कि गुजरात की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। आज उसके अगेंस्ट में वोट करने जा रही है, तो मोदी जी ने और शाह जी ने गुजरात में डेरा डाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी जी को बोलना पड़ रहा है, ध्रुवीकरण का रास्ता लेना जो पड़ बोल गया। रहे थे कि कांग्रेस मुक्त गुजरात और भारत करेंगे, वो खुद मोदी जी बोल रहे हैं कि आज कांग्रेस गाँव-गाँव में है। भावना बहन जी, पहले सवाल सुनिए। जो अभी AIMIM की तरफ से सवाल उठाया गया कि आप सबका साथ सबके विकास की तो बात करते हैं, लेकिन आप इक्वालिटी तो रखते नहीं है। क्या रखते नहीं है? इक्वालिटी, समानता तो रखते नहीं है। इक्वालिटी की बात, अगर कोई भी मुसलमान किसी भी स्टेट में सबसे सुखी खुशहाल हो तो वो गुजरात में है। आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि पूरे गुजरात में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। हम जो योजनाएं बनाते हैं, ये योजना किसी धर्मों और जाति को देखकर नहीं बनाते हैं। आज हमारे 31 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारी सभी महानगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी की है। ये यहाँ पर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अटल ब्रिज और रिवर फ्रंट का एरिया है। आप घूमकर देख आओ। मैं आहिर जी से बोलती हूँ कि आप जाइए और देखिए कितने मुस्लिम महिलाएं, बच्चे टहलते हैं और मजा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी असमानता नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एरिया है ना रिवर फ्रंट का, वहाँ सबसे ज्यादा बस्ती मुस्लिमों की है। भावना जी, पर हमने ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं, के आप नेता बीच ने में मत गुजरात बोलो। में आके बोला प्राची मुझे बोलने दो। प्राची मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो हमारे गुजरात सरकार ने अभी तय किया है कि कॉमन सिविल कोड हम लागू करने वाले हैं। इस चुनाव में आप इनका विरोध करके देखो। चुनाव से ठीक पहले आप मैडम ये विरोध ऐलान करके क्यों किया देखो। गया? भावना बहन जी, सबका विकास। भावना बहन जी, चुनाव से ठीक पहले क्यों याद आया? 27 नहीं, साल से नहीं, शासन है ना गुजरात हमने- में। अब 27 देखिए- साल लग गए आपको अपने इस पूरे चुनावी रणनीति को यहाँ लागू अरे करने भाई, में। ऐसे कानून पसार करने के लिए सेंटर का भी सहयोग चाहिए। सेंटर में 8 सेंटर साल से में आपकी मुस्लिम गवर्नमेंट है। तुष्टीकरण वाले बैठे थे। कांग्रेस 8 का साल से शासन आपकी था। गवर्नमेंट है। यूपीए आज तो मेरी गवर्नमेंट है, इसलिए तो मैंने किया। तो हमने 8 किया है। साल से है, तो अभी आज- याद आया? नहीं, आज जब इलेक्शन हमारी पास में आ रहा है, गवर्नमेंट तब आपको नहीं, याद आ आप रहा है? बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोलती एक-एक बीच करके में। आप शिस्त तो रखिए। यहाँ ये दो सब देख रहे हैं, आप यहाँ शिस्त नहीं रखेंगे। आपके राहुल जी चिट्ठी फाड़ देते हैं प्रधानमंत्री की, जो भी चाहे करते हैं आपके नेता। हम उसमें क्यों पढ़ना- फाड़ी थी? चिट्ठी हम क्यों उसमें फाड़ी थी? पढ़ना- भावना बहन, आप पढ़ना जवाब दीजिए, नहीं चिट्ठी क्यों चाहते। फाड़ी थी? हम राहुल जी उसमें- ने बोला था कि वो- किसी क्रिमिनल प्रगति को जी, हम एक-एक करके नहीं, बात करेंगे, नहीं, ज्यादा नहीं, बेहतर होगा। नहीं, एक-एक करके नहीं बात चाहते करेंगे। हैं। दर्शक भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप सुनिए। लड़ाई में अगर हम समय व्यर्थ करेंगे तो मुद्दे नहीं आ पाएंगे। नहीं, एक-एक मैं तो कहती हूँ हमारी सभी योजनाएं, आवास योजना है, आप जांच करिए
कि कितने मुस्लिमों को और कितने हिंदुओं को आवास मिले ठीक है। हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं की दे मुस्लिमों को न लेकिन दें। उस टाइमिंग ये को भाई लेकर साहब जवाब खड़े नहीं हैं। आया भावना ये बहन भाई जी। साहब दानिश से जी। पूछिए जी, कितने आवास जी। मिले हैं आपको। ठीक है, ये सवाल इनसे पूछ लेते हैं। दानिश जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि गुजरात तो सबका है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये तो सबका गुजरात है जो यहाँ पर रहते हैं। तो जब राजनेता यहाँ की चर्चा करते हैं तो क्यों नहीं यहाँ के मुद्दों की चर्चा होती है? देखिए प्राची जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि असल में तो जो MIM बात कर रही है वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। और भावना बहन जी जो हमारे वडील हैं, मैं आप बताऊं उनको, जिस साबरमती रिवर फ्रंट ये पानी देख रही है ना आप, इस पानी का कॉरपोरेशन पैसा चुकाता है। और आज यहाँ से आप 2.5-3 किलोमीटर आप वासना बैरेज के दरवाजे पे चले जाएंगे तो ये साबरमती पट की जो नदी है बिल्कुल सूखी भट दिखाई देगी, आपको वहां जानवर चरते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वास्तविकता कि ये जो दिखाते हैं और जो करते हैं, इन दोनों में फर्क है। दूसरे नंबर की बात, मुसलसल मैं ये सुनता आ रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव है, भाई हम योजनाओं में, अरे तो क्या आप योजनाओं में भी धर्म आधारित बेनिफिशियरी ला देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में सबके पास समानता होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को सरकारी वेलफेयर योजनाओं का बेनिफिट दिया या ज्यादा नंबर में दिया, तो आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि 27 साल में उनका मेरिट बना जिन लोगों को आप सबका साथ सबका विकास के हमबक दावों की बात करते थे। प्लीज दूसरे नंबर की बात, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि आज आपको मुसलमान क्यों याद आए हैं? आपको खेड़ा में उस वक्त याद क्यों नहीं आए जब उनको निकाल के मारा जा रहा था? आपको क्यों याद नहीं आए जब द्वारका के अंदर में मजार तोड़े जा रहे थे? आपको क्यों याद नहीं आता जब भारतीय जनता पार्टी UCC की बात करती है? आपको क्यों याद नहीं आता? अगर आप नैरेटिव गलत सेट करेंगे तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। आप आधार बताइए, आप क्यों कह रहे हैं कि जो द्वारका की कार्रवाई है वो गलत है या एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कार्रवाई? द्वारका के अंदर मैं बताऊं आपको, द्वारका के अंदर आप बोलता रहा हूँ, बताओ सामलो, नहीं आप सुनिए, अरे मैं सच बताता हूँ आपको। देखिए द्वारका की जो पंचायत की जो प्रमुख है सदस्य, वो SC रिजर्व सीट है, वहाँ उषा बहन जो थी वो प्रमुख थी और उप प्रमुख जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी। आप मुझे बताइए कि क्या लोकल बॉडीज के परमिशन के बिना या उनके सहयोग के बिना क्या सीधा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री या और कोई डिपार्टमेंट जाके वहां डिमोलिशन का काम करेगा? अगर आपने लोकल बॉडी को विश्वास में नहीं लिया तो फिर कैसे ये कार्रवाई होती? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वहां के स्थानीय लोगों के बात होने के बाद सवाल ये है कि क्या आपको इलीगल एक ही मजहब के धार्मिक स्थान दिखाए गए पूरे गुजरात में? इस मुद्दे को दानिश जी उठाना पड़ेगा। अगर आपको लग उठाया रहा है कि वो कार्रवाई गलत हुई है तो आप जाइए, हमने उठाया, हम अदालत में भी लेके गए, अदालत में भी जाइए, हम उसको अदालत में लेके गए हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला का स्पेशल एडिशन साबरमती रिवर फ्रंट से, जहां गुजरात चुनाव में हो रहे मुद्दों की चर्चा को लेकर लगातार बड़ी बहस जारी है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। प्रगति जी, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ओपिनियन पोल कल इंडिया टीवी ने दिखाया था जिसके आंकड़े आपकी बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। आपका जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो आपसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम वोटर से जब उनकी पसंद पूछी गई तो 12% पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, 62% पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन 23% लोग आम आदमी पार्टी को भी पसंद कर रहे हैं। तो कहीं यही डर तो नहीं है कि अब आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने भी गुजरात में आके बोलना पड़ रहा हो कि कांग्रेस गांव-गांव तक है, लोगों के दिल तक है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात, अभी दानिश भाई ने बोला कि जब इलेक्शन आता है तब आपको मुस्लिम वोट बैंक याद आती है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ दानिश भाई कि कांग्रेस के 3 विधायक मुस्लिम है और हर बार जो मुस्लिम के विधायक भी जब विधानसभा में जाते हैं तो अपना अधिकार और हक से वो अपनी आवाज वहां उठा सकते हैं और अपने माइनॉरिटीज के लिए जो अपना हक होता है उसके लिए आवाज भी उठाते हैं और काम भी करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी भावना बहन बहुत बोल रही थी कि राहुल जी ये बोलते हैं, राहुल जी वो बोलते हैं। मैं भावना बहन को बताना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात में आके भड़काने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं कि हर एक घर में अब्बास आ जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आपकी कौन सी राजनीति है, उसका भी आप मुझे जवाब दीजिएगा। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ प्राची जी कि कांग्रेस पार्टी तो 5 सितंबर से जब राहुल जी ने गुजरात में आके बात की थी तो लोगों के मुद्दों की बात की थी, लोगों के लिए क्या सही है उसके लिए बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, महिला सुरक्षा। प्राची जी, गुजरात में दिन दहाड़े महिलाओं का गला काट दिया जाता है, नाक काट दिया जाता है, जाहिर में महिलाओं का शोषण
कुपोषण करके इतने सारे केसेस बन रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा वाली बातें कहाँ जाती है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज भी गुजरात में कुपोषण का दौर सबसे ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए क्यों ध्यान दिया नहीं जाता है? हर बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बहुत ऊपर बेहतर होगा प्रगति जी। चुनावी मंच से अगर मसला कुछ और उठेगा, अगर मसला हिंदू मुसलमान का उठेगा तो सवाल भी उठेंगे और चर्चा भी होगी और कांग्रेस सवालों के घेरे में भी आएगी कि चंदन ठाकुर को जरूरत क्या पड़ गई जब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए। जब बीजेपी की नाकामी 27 सालों में आप बताना चाह रहे हैं तो वो बताइए ना, उसकी बात करिए ना, क्या जरूरत पड़ गई आपको? अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आके यहाँ पे बोला है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हर एक घर में अब्बास आएगा। भारतीय जनता तो पार्टी मतलब करेगी, ये वही डराने कांग्रेस की भी जो करेगी। राजनीति करते हैं जो उसके भारतीय ऊपर जनता हमारे पार्टी नेता ने करेगी, बताया जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वही कांग्रेस भी करेगी। अरे कांग्रेस पार्टी तो बिन सांप्रदायिकता में मानती है। मैं पहले भी बोला ना कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ भी खड़ी रहेगी, आप डरना मत। और राहुल जी बोलते हैं कि डरो मत, और इसीलिए एनआरसी और 3 तलाक का मुद्दा आपने उठा दिया, गुजरात की बात पीछे चली गई। भावना जी, इल्जाम तो आप पर भी इसी तरीके के हैं कि आप भी तो एक वर्ग की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी तो इस जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको डर दिखा के और चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही हैं। प्राची, मैं ये मंच से कहना चाहती हूँ कि गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। 27 साल के पहले जब कांग्रेस यहाँ पर शासन करती थी उस वक्त पूरे साल में 200 दिन यहाँ गुजरात में कर्फ्यू लगाना पड़ता था, क्योंकि आतंकवाद इतना था और इतने मुस्लिम हिंदू के झगड़े होते थे। अगर पतंग का उत्सव हो, पतंगोत्सव हो, उत्तरायण हो तो भी ऐसा, दिवाली के दिन कोई भी त्योहार हो तो हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। आज यहाँ बैठे हुए बच्चों से आप पूछ लो कि कर्फ्यू क्या है, उनको पता नहीं चलेगा कि कर्फ्यू क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच शांति से व्यापार व्यवहार सब कुछ चल रहा है। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है वो करती है। दूसरा जो बात उठा रही थी प्रगति हाँ, जी, आपको भी अब्बास की याद क्यों आ गई? मैं वो नाम गलत लिया है, अल्ताफ या कुछ नाम है उनका, जो भी हो, हम आफ्ताब, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है नाम क्या है, पर महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा गुजरात में है। वो इसलिए गलत नहीं, आप बीच में मत बोलो। महिला सुरक्षा बोल रहे हो आप। महिला सुरक्षा इतनी अच्छी है कि रात को नवरात्रि में अगर प्राची आप भी आइए, मैं आमंत्रण देती हूँ। तो गुजरात महिलाएं नहीं बिल्कुल नहीं, महिलाएं रात को गरबा खेलने जाती है। एक-एक करके बोलिए प्रगति जी। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ऐसी डिबेट नहीं पसंद। मैं ये कहती हूँ कि प्रत्येक लड़की की सलामती चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रत्येक को सलामती मिलना चाहिए। मान लो कि इस बार आपने ये लड़का है वो मुस्लिम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मुस्लिम को टारगेट किया है। ठीक, ये है नहीं। तो नफीसा वाला केस बना था, तब फिर भी आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे मुस्लिम। प्रगति जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ आपके पास। भावना जी, फिर भी आप पर मुस्लिम वर्ग पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा है। सिर्फ 12% आपको वोट मिल रहे हैं अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल ओपिनियन पोल के मुताबिक। दानिश जी, भावना बहन की ये बात से बिल्कुल मेरा इत्तेफाक नहीं है। वो यहाँ आकर बात कर रही है महिला सुरक्षा की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो क्या गुजरात की बेटी नहीं थी? क्या वो महिला नहीं थी? क्या उसकी छोटी सी बच्ची को मार देने वालों को केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रिहाई बख्शी? उस पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? आप बताइए। आप बात करती है महिला सुरक्षा की, सबका साथ सबका विकास की। यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा कि संस्कारी अपराधी थे। मतलब अब अपराध में भी संस्कार अगर आ जाएगा, रेयर ऑफ द रस्ट केस की कैटेगरी में जो मैटर जा रही है। मुझे कंप्लीट करने दो। आप देखिए, आप बोल रहे थे मैं इत्मीनान से नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? आप बड़ी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपका गोधरा का एमएलए ये कहता है कि भाई ये संस्कारी वो थे आरोपी, इसलिए जो मामला मतलब हिंदुस्तान की तारीख में अगर
इसको आप रायर ऑफ द रस्ट में नहीं लेंगे तो आप मुझे ये बताइए फिर कौन सी महिला सुरक्षा की बात भारतीय जनता बिल्किस पार्टी बानो करती है? पर जवाब तो देना होगा भावना जी आपको। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मैं बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है। एमसीडी चुनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मशहूर कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं करने की भी चेतावनी दी गई है। और इस बात की जानकारी खुद कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के साथी रह चुके कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है कुमार विश्वास ने। उन्होंने लिखा है कि भगवान राम का अपमान ना करें, रावण तक का वंश खत्म हो गया है, ये कुमार विश्वास ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एमसीडी चुनाव में कुमार विश्वास को धमकी मिल रही है जान से मारने की और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। भावना जी, अब सवाल इसी को लेकर है कि ये जो चुनाव है ये किस तरफ रुख लेते हैं? चुनाव चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, ये जान से मारने की धमकी या किसी नेता की सुरक्षा से खिलवाड़, ये किस तरीके की? जनता के बीच में जाइए, जनता से अपील करिए। प्राची, बिल्कुल बात ठीक है। जिन्होंने भी वो धमकी दी है वो हम जानते हैं कि जिस पार्टी में वो थे उसी जिस पार्टी में कवि जो था वो कुमार विश्वास, उसी पार्टी में से वो निकल क्यों गया? उसको लगा कि ये पार्टी देश को तोड़ने वाली पार्टी है, इसलिए वो निकल गया है। अगर इनको धमकी दे, वो सब राज जानता है। अरविंद केजरीवाल इतना झूठ बोलते हैं, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि इस बार गुजरात के चुनाव के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि पब्लिक उनको सहयोग नहीं करेंगी। और कुमार विश्वास सब कुछ जानता है। वो जो मैदान में, दिल्ली के मैदान में जाकर जो कहा था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और अन्ना हजारे को उल्लू बनाकर उन्होंने राजनीति की। उन्होंने कोई सुविधा लेने की मना की थी, अच्छी गाड़ियां ली, अच्छे प्लेन लिए, लेकिन फिर भी गुजरात में कुछ सीटों पर उनकी जो पकड़ है वो दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल तो कम से कम यही बता रहा है भावना। साउथ गुजरात में हजारों कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। शायद आपने ये समाचार सुने हो कि ये तो बहुत ही झूठे लोग हैं। और आज सत्येंद्र जैन का जो आ रहा है, हाँ। आप देखते हैं कितना गलत है। क्या ये चल सकता है ये देश में? आम आदमी पार्टी, प्रगति जी, आम आदमी पार्टी गुजरात में जोरों शोरों से दम भर रही है, चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को डायरेक्ट चुनौती दे रही है, आपकी तो वो चर्चा ही नहीं करती है। क्या इसी बात से कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं जो सियासी जमीन उन्होंने पाई थी, जो ठीक ठाक नंबर्स लेकर आए थे, वो नंबर्स ना खिसक जाएं और इसी वजह से अब नेताओं के जो जुबानी तीर हैं वो शुरू हो गए हैं और जो शब्द हैं अब उनसे खेला जा रहा है? आम आदमी पार्टी का बेस देखो ना, तो अन्ना हजारे जी के जो आंदोलन थे उसका शुरू हुआ है। देख लो तो उसमें आरएसएस ने पूरा फंडिंग किया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भी आज भी बीजेपी और आरएसएस फंडिंग कर रही है। आपने यहाँ पे देखा होगा गांधीनगर के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 41 वोट शेयर मिला, जो पिछली बार मिला था, फिर भी उसकी कॉर्पोरेशन बन गई। पर कांग्रेस का वोट शेयर तोड़ने में आम आदमी पार्टी है वो सक्सेस गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार पता था कि उसकी 60 सीट्स भी नहीं आ रही है गुजरात में, और गुजरात है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात मॉडल दिखा के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 8 साल से वो दिल्ली सत्ता में है। अगर इस बार गुजरात हाथ से गया तो 2024 में भी उसके हाथ से दिल्ली की गाड़ी भी जाने वाली है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाकर कांग्रेस को वोट तोड़ने के लिए यहाँ पे लाए हैं आम आदमी। चलिए ठीक है, इसी वजह से चंदन ठाकुर ने बयान दिया है। आपको पता है कि बी टीम है आम आदमी पार्टी और आपके वोट बैंक को खिसका रही है, इसीलिए आपको ये कहने की जरूरत पड़ गई कि मुसलमानों को कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। जी, बी टीम आई है, सी टीम आई है या डी टीम आई है, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया है। हमने डंडे खाए हैं, हम जेल गए, लोगों की आवाज उठाई है और कितने लोग 31 आंदोलन गुजरात में चल रहे थे, हर एक आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने जाके सपोर्ट किया है और उसके लिए जेल भी गए। तो हमें पता है कि जनता हमारे साथ में है क्योंकि किसी को भी आप पूछोगे ना कि 2004 से 14 के बीच में आपके फाइनेंशियल 27 साल लग गए आपको। पिछली बार तो पाटीदार आंदोलन था, उसके बाद भी आप बीजेपी को सत्ता से नहीं उखाड़ पाए। लेकिन दानिश जी,
आप कहते हैं कि इस देश का मुसलमान शोषित है, पीड़ित है। कांग्रेस ये कहती है कि इस देश के मुसलमानों को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। इसमें अब आपकी पार्टी कहाँ है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहाँ है? ये तो कांग्रेस और मुसलमानों के बीच का मसला हो गया। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार गुजरात में असेंबली के चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है और इसके पहले हमने 1.5-2 साल पहले कॉरपोरेशन में चुनाव लड़े थे और कॉरपोरेशन में हमने अच्छे परिणाम दिए। जिस गोधरा को आधार बनाकर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पे गुजरात में मजबूत हुई और गुजरात को लेकर फिर केंद्र में मजबूत हुई, उस गोधरा से हमने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली थी, लेकिन कांग्रेस के पाप के चलते वो सत्ता वापस भारतीय जनता पार्टी के पास गई। रह गई बात कांग्रेस का जो ये कहना है कि मुसलमान और कांग्रेस, तो देखिए कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है और जीता जागता सबूत, और अगर उनके मुंह पे जो तमाचा है तो वो 2006 का सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, वो खुद पढ़ ले और तय कर ले कि उन्होंने क्या दिया इस देश के मुसलमानों को आजादी के बाद। इस देश के पसमानदा आप गुजरात को बचा रहे हैं, कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? हम लोग 13 सीटों पर लड़े। 13 सीटों पर लड़कर गुजरात को बचा लेंगे? 13 सीटों पर लड़कर गुजरात को बचा लेंगे आप? विधानसभा के अंदर में जो मिली जुली नौटंकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तय किया है, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे शोषितों की, वंचितों की को सपोर्ट करने के लिए। दानिश जी, आपके ही एक कैंडिडेट ने फॉर्म खींच लिया है कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट करने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि आपको तो ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। 2017 की इस पतली मार्जिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने 16 एमएलए भेज के 2018 में इतना मजबूत किया कि आप उनको हिला नहीं पाए। आप देखिए कि आपके लोगों से, तो आपके राहुल गांधी से इंस्पायर्ड नहीं होते। तय हो जाएगा कि जनता के दिल में कौन है, ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी और 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि कौन बनता है गुजरात का किंग और गुजरात की जनता किसके माथे पर करती है विजय तिलक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।